गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ऐप से जुड़ गए होंगे और जो ऑनलाइन पढ़ाई जाती है उसका आप लाभ उठाते होंगे। तो आज हम लोग को पढ़ना है जाति धर्म और लैंगिक मसले के अंतर्गत जाति और राजनीति। उसमें थोड़ा सा मैंने उस दिन आपको बताया था कि जाति और राजनीति क्या है, राजनीति में जाति किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि जाति हमारे देश में जो जातियां हैं उसमें बहुत असमानता पाई जाती है, कई प्रकार की जातियां हैं, ठीक ना। इसके अलावा अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ठीक। तो असमानता का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में उच्च वर्ग निम्न वर्ग में बहुत भेद किया जाता था। निम्न वर्ग के लोग उच्च वर्ग के साथ बैठ के पानी नहीं पीते थे, भोजन नहीं करते थे। ये सब जो कुरीतियाँ व्याप्त थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। और इसके अलावा एक जाति दूसरी जाति में विवाह नहीं करते हैं, ठीक ना। अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा है। अब तो थोड़ा सा एक जाति दूसरी जाति में कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रथा समाप्त नहीं हुई है, वो अभी तक है। तो ये असमानता है हमारे देश में जातियों में। अस्पृश्यता, जैसे हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत मिटाने का बहुत प्रयास किया। संविधान में भी जो दलित वर्ग था उसको समानता का अधिकार दिया गया है। फिर इसी तरह से ये जो समाज सुधारक थे रामास्वामी पेरियार या फिर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, आपने नाम सुना होगा सबका। ये लोग जो थे दलित वर्ग से थे और ये चाहते थे कि समाज में उनको भी वैसा ही अधिकार मिले जो अन्य वर्गों को मिलता है, जो अन्य जो सामान्य वर्ग है या जो उच्च वर्ग है उनको जो अधिकार मिलता है वो इनको भी मिले। छुआछूत मिटाया जाए, अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए। तो उसी के मद्देनज़र इन लोगों ने बहुत आंदोलन भी किए थे, ठीक। तो समाज में थोड़ा सा सुधार हुआ है, पहले की अपेक्षा वर्तमान में थोड़ा सा सुधार हुआ है। छुआछूत लोग अब भूल रहे हैं, समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ऐसी आशा है, ठीक है। फिर भारत की धार्मिक और सामाजिक विविधता। भारत में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म है, ईसाई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये सभी लोग रहते हैं। तो बहुसंख्यक वर्ग में भारत में जो है 80.5, ठीक है, 80.5 जो है वो है हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। 80.5 हिंदू धर्म के लोग भारत में रहते हैं। 13.4% जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, 13.4%। फिर 2.7% ईसाई हैं, ठीक ना। 2.7% जो है वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। उसके बाद अन्य में है 1.9 में आपका इसमें लगभग वो है बौद्ध धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं। ये लोग 1.9 में शामिल हैं, ठीक। तो इस तरह से भारत में धार्मिक और सामाजिक विविधता दिखाई देती है। इसके अलावा ये है कि इसमें भी हिंदू धर्म में भी दलित जाति है, अनुसूचित जाति है, जनजातियाँ हैं और अगड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है कहा जाता है। हिंदू धर्म में भी है, सामान्य वर्ग भी है, सभी तरह की जातियाँ हिंदू धर्म में भी है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी है, ईसाई धर्म में भी है और अन्य वर्गों में भी ये चीज़ दिखाई देती है। मतलब जातिगत जो असमानता है वो हर धर्मों में दिखाई देती है। और ये भी कहा जाता है कि 2001 की जनगणना के बाद जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म, इनकी संख्या थोड़ी
जातियों की संख्या जो है उसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हमारे देश में सामाजिक और धार्मिक विविधता दिखाई देती है। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, ये जातियाँ इसमें भारत में कई प्रकार की जातियाँ शामिल हैं। देखिए, जैसे अनुसूचित जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्र में 45.3% है। अनुसूचित जनजातियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में 45.8% और शहरी क्षेत्र में 35.6%। तो इसी तरह से हर जाति, अनुसूचित जाति भी है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, सामान्य वर्ग में पिछड़ी जाति है, अगड़ी जाति है, ठीक ना। तो ये सब जातियाँ हैं। इसमें जो है कुछ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। तो ये हमको जानना है कि गरीबी रेखा होता क्या है। गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन, भारत में अभी भी कहा जाता है कि लगभग 18% जो है वो गरीबी रेखा के लोग नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। वर्तमान देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये रेखा जो लाइन है, ये परसेंटेज है, और भी बढ़ सकने की संभावना स्पष्ट दिखाई दे रही है, बढ़ सकती है, ठीक ना। तो गरीबी रेखा का मतलब है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं 317 रुपये, ठीक ना, प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है वो 317 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ठीक ना, पर मंथ, प्रति माह जो खर्च होता है, प्रति माह खर्च होता है 317 रुपये। 317 रुपये यदि अपने वो जीवन यापन करने के लिए प्रति माह 317 रुपये खर्च कर रहा है, तो वो जो है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। ये कहाँ पे है? ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति, ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में है 415, लगभग 415 है रुपए शहरी क्षेत्र में जो लोग इससे इतना खर्च करते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। इसी को कहते हैं पॉवर्टी लाइन, यानी 317 रुपये, और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 415। इसके ऊपर के लोग जो खर्च करते हैं प्रति माह वो आपका आ जाते हैं धनी वर्ग में या सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें कुछ है कि राजनीति में जाति का, तो भारत में ये चीज़ है कि वयस्क मताधिकार का, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सबको अधिकार प्राप्त है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक ना। जाति और राजनीति, तो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार सभी को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। ये एक अच्छी बात है। संविधान के अंतर्गत सभी को अधिकार प्राप्त है। जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं, ठीक ना, आयु वर्ग के लोग, वो क्या करते हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। और सभी राजनीतिक दल को ये भी है कि वो सभी जाति को लेकर चले, क्योंकि किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को लेकर चलेगा तो वो कभी इलेक्शन में जीत नहीं पाएगा। इसलिए सभी जाति, सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना होता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो धर्म विशेष, जाति विशेष के नाम पर इलेक्शन लड़ती हैं, लेकिन उनका हश्र क्या होता है आप सभी जानते हैं। तो सबको एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। और ये भी है कि सभी जाति को राजनीति में भूमिका प्रदान की जाए, ठीक है।
राजनीति में या चुनाव में सभी को अधिकार दिया जाए इलेक्शन लड़ने का, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति, ये भी आवश्यक है। तभी हमारा लोकतंत्र जो है वो मजबूत बन सकता है। तो कुछ इसमें जो है नकारात्मक पहलू भी हैं और कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। सरकारें बनती हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वो जो है वो जाति के नाम पर सरकारें बनाई जाती हैं, जो ठीक चीज़ नहीं है हमारे देश के लिए, लोकतंत्रात्मक देश के लिए। जाति के नाम पर कभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ बंदिशें लगानी चाहिए। लेकिन सकारात्मक पहलू भी है कि सभी को समान अवसर प्रदान है इलेक्शन लड़ने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का, राजनीति में भूमिका निभाने का, ठीक ना। तो ये चीज़ है। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि जातिगत असमानता बहुत है, तो उस असमानता के आधार पर सभी जाति को लेकर चलना एक कठिन कार्य है। लेकिन जब तक एक राजनीतिक दल यदि सबके बीच में नहीं जाएगा, तब तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो वो सभी दलों को क्या करना है, सबके बीच में जाना है, उनके भावनाओं को समझना है, उनकी समस्याओं को समझना है, तभी वो जीत सकते हैं। तो जातिगत असमानता को साथ लेकर चलना है राजनीति में। और कोई भी दल यदि किसी एक विशेष दल की भूमिका निभाएगा या किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म को लेकर चलेगा, तो कभी वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसके लिए आवश्यक है कि वो सभी जाति के भावनाओं को समझे, सभी जाति के समस्याओं को समझे और सभी को लेकर चले, सभी को उसमें भूमिका प्रदान करें, तब जाके वो इलेक्शन जीत सकता है। तो चुनाव में महत्वपूर्ण है सभी जातियों को लेकर चलना, सभी जातियों को मिलकर रखना अपने पास, ठीक। तो इस तरह से ये है जात और जाति में राजनीति तो होती ही है, जैसा कि आप जानते हैं। जातिगत जो जातियां हैं वो भी राजनीति करती हैं, चाहे पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, जनजातियां हो, उसमें भी राजनीति स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस तरह से सभी असमानताओं को दूर करते हुए जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे जो लैंगिक मसले थे उनको समाप्त करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तभी हम एक लोकतंत्रात्मक राष्ट्र बन सकते हैं, ये आवश्यक है। और बच्चों, इसके अलावा ये भी है कि किस प्रकार से राजनीति में जो पिछड़ा और अगड़ा वर्ग होता है, कहा जाता है पिछड़ा वर्ग, अगड़ा वर्ग, तो उनको भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें भी पिछड़े हुए हैं, उसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक ना। तो सभी को साथ लेकर चलना है। सभी राजनीतिक दलों को ये सोचना है कि जब तक हम सभी जातियों को मिलाकर काम नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं, राजनीति में नहीं उतरेंगे, उनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक वो राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर सकते। तो ये आवश्यक है कि जातिगत असमानता को दूर करके सभी को मिलाकर राजनीति में प्रवेश करें और राजनीति को एक तरह से लोकतंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक बनाएं। तो तब संभव है जब हम सभी जातियों को लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसमें से सारे क्वेश्चन जो आंसर है उसको करेंगे अपनी नोटबुक में, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछेंगे। चेक पॉइंट इसमें छोटा छोटा प्रश्न दिया गया है, उसको भी आप अपनी कॉपी में लिखने का कष्ट करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें है कि भारत का सामाजिक ढांचा किस पे आधारित है, ठीक है। तो भारत का सामाजिक ढांचा जो है वो जाति पर आधारित है, ठीक ना। जो हमारा पूरा समाज है वो जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में भी करती चलेंगे, उसका उत्तर लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। और आपको जो भी नहीं समझ में आता बच्चों, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। थैंक यू।